Hello everyone, welcome to my channel. This is Priya Bhargav. Today we are going to start Unit 3. Unit 3 is from Block 3 MPCE 022, that is MAPC second year counseling psychology students. This video is for you guys. आज हम जो यूनिट शुरू कर रहे हैं, अगेन जैसे कि आपको पता है, जो नए सब्सक्राइबर है उनको मैं एक बार बता दूं, जो ये कोई भी यूनिट है उसके छोटे छोटे सब सेक्शंस में मैं पूरा यूनिट कवर करती हूँ, एक वीडियो में सब कुछ नहीं बताती। मेन पर्पस इज कि हर एक टॉपिक के बारे में आपको डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन हो, सो दैट आप जब पढ़ें इस चीज़ को तो आपको लगे कि हाँ पहले सुना है और हम समझ रहे हैं ये क्या है। सो इस इंटेंशन से ये वीडियोज़ को मैं बना रही हूँ। मोस्ट ऑफ द टाइम्स बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी जो मैं इस बुक में लिखी होती है वही बोलती हूँ, क्योंकि उसके अलावा कुछ होता ही नहीं है एक्स्ट्रा बताने का, और जहाँ होता है वहाँ मैं बता देती हूँ। सो जिनको ऐसा लगता है कि भाई कॉपी की जा रही है, इसी का ट्रांसलेशन हो रहा है, तो ऑब्वियसली ये ट्रांसलेशन ही हो रहा है, उसमें कोई शक की बात नहीं है। सो ऐसे गलत फहमियों में ना जिए कि मैं बुक में कुछ और लिखा और मैं कुछ और बोलूँगी, ऐसा होता नहीं है। मैं ये जरूर कर सकती हूँ कि जो बुक में लिखा है उसको बताने के अलावा एक्स्ट्रा कुछ और भी बता दूं, अगर मुझे पता है तो। कंडीशंस अप्लाई। सो लेट अस स्टार्ट विद दिस टॉपिक। आज का टॉपिक पहले समझ लें, टॉपिक में क्या बोल रहे हैं। आज का टॉपिक काउंसलिंग एंड गाइडेंस तो है, जिसके बारे में हम पहले भी वीडियोस में समझ चुके हैं, लेकिन अब इस वीडियो में हम काउंसलिंग एंड गाइडेंस को किस चीज़ के हिसाब से लेंगे, करियर प्लानिंग के हिसाब से लेंगे और डिसीजन मेकिंग के हिसाब से लेंगे। जब हम करियर प्लान कर रहे होते हैं, जब हम डिसीजन ले रहे होते हैं, तब काउंसलिंग एंड गाइडेंस कैसे रोल प्ले करती है वो हम समझने की कोशिश करेंगे। और फर्दर यूनिट्स में हम डिसीजन मेकिंग एंड करियर प्लानिंग के बारे में और डिटेल करेंगे। तो लेट अस स्टार्ट विद टुडेज टॉपिक, काउंसलिंग एंड गाइडेंस। काउंसलिंग क्या प्रोसेस है, काउंसलिंग होता क्या है। काउंसलिंग अगेन ये वो प्रोसेस है जहाँ पे हम किसी के समझने की शक्ति को बदलते हैं, किस तरह से सोचना है उसको और बेहतर करने की कोशिश करते हैं। तो जो काउंसलर का काम होता है वो क्लाइंट को हेल्प करता है अपनी सिचुएशन को सही तरीके से समझने के लिए, खुद साइकोलॉजिकली वेल रहे उसके लिए, और क्लाइंट जो होता है वो अपनी पोटेंशियल को फुलफिल कर सके उसके लिए काउंसलर का काम होता है कि क्लाइंट को अपनी पूरी पोटेंशियल्स को यूज करने की अपॉर्चुनिटी वो ले सके, समझ सके कि वो कितना पोटेंशियल है, उसके अंदर कितनी स्ट्रेंथ है। ये काम काउंसलर का होता है। काउंसलर अगेन पर्सनल ग्रोथ तो करवाता ही है, उसको हर चीज़ में सेल्फ अंडरस्टैंडिंग और डेवलपमेंट में भी हेल्प करवाता है काउंसलर। यानी काउंसलर बहुत आपका मतलब भगवान हो सकता है। अगर आपके सही काउंसलर मिल गया तो वो भगवान से कम नहीं हो सकता, क्योंकि वो आपको रियलाइज कराता है कितनी पोटेंशियल है आपके अंदर। सो ये काउंसलर का काम होता है, उसको एम्पावर बनाने की कोशिश करता है, एम्पावर करता है क्लाइंट को कि वो समझे कि वो अपनी लाइफ में कितनी कितनी चीज़ें कर सकता है, कितनी सारी जरा सा चेंज करने से उसकी ज़िंदगी कैसे बदल सकती है। नाउ रिगार्डिंग गाइडेंस के बारे में ये क्या बोलते हैं। गाइडेंस जो होती है वो जनरली हम प्रोवाइड करते हैं कि क्लाइंट का लर्निंग एक्सपीरियंस को देख के उसको बताते हैं कि उसको कौन सी नॉलेज एक्वायर करनी चाहिए, कौन सी स्किल उसके अंदर है, हम ये भी टेस्ट करते हैं, और उसको ये भी बताते हैं कौन सी स्किल उसको चाहिए है अगर कोई पर्टिकुलर करियर में जाना है उसको। उसकी कॉम्पिटेंसीज को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। हम जब गाइडेंस वर्ड की बात आती है तब वो कितना कॉम्पिटेंट है और कितना कॉम्पिटेंट हो सकता है उसको हम बताते हैं, और उसको उसकी पर्सनल डिसीजन उसको कैसे लेना है इसमें भी हम गाइड करते हैं उसको। एजुकेशनल डिसीजंस कैसे लेने हैं उस पर भी गाइड करते हैं। करियर ऑप्शंस क्या हो सकते हैं, करियर डिसीजंस क्या हो सकते हैं, उसमें भी हम उसको गाइड करते हैं। जो गाइडेंस है, गाइडेंस में क्या क्या इन्वॉल्व होता है। सिर्फ गाइडेंस जो होती है वो एजुकेशनल या फिर काउंसलिंग के ऊपर नहीं होती है कि हमने सिर्फ पढ़ाई से रिलेटेड गाइड कर दिया, या हमने उसको काउंसलिंग सर्विसेज के बारे में बता दिया, या कोई ट्रेन प्रोफेशनल है जो किस तरह से उसको गाइड करेगा। सिर्फ गाइडेंस इसके अंदर नहीं है, इसके अलावा भी गाइडेंस बहुत कुछ होती है, आगे आगे हम समझेंगे। नाउ एक और टर्म आया है जिसे करियर प्लानिंग के नाम से जाना जाता है। करियर प्लानिंग क्या है। करियर प्लानिंग अगर आप देखें तो करियर प्लानिंग का मतलब होता है कि जब हम हमें लाइफ में क्या करना है, आगे किस तरह से पैसा कमाना है, हमें कहाँ पे जाना है, जो हमें इंटरेस्ट भी करता है और हम उससे पैसा भी कमाना चाहते हैं, वो करियर होता है अपना, है ना। तो ये एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम आधा
कोई जॉब कर रहे होते हैं और आधी लाइफ में जाके लगता है कि नहीं, दिस इज नॉट माई ड्रीम जॉब, मुझे कुछ और चाहिए है। सो वहाँ कौन आपको हेल्प करेगा, वहाँ आपके लिए कौन खड़ा है? तो वोकेशनल काउंसलर होते हैं, करियर काउंसलर्स होते हैं, है ना, ये लोग होते हैं जो इसमें हेल्प करते हैं। नाउ करियर प्लानिंग में आपको क्या क्या करना होता है, क्योंकि ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, तो अगेन आपको अपना ऑक्यूपेशन पहली बात तो चूज करना होता है कि आप किस तरह से पैसे कमाएंगे। दूसरा, आपने चूज तो कर लिया कि भाई मुझे ये बनना है, अब आपको वो बनने के लिए जॉब भी तो करना पड़ेगा ना। लाइक सपोज किसी को डॉक्टर बनना है, उसने डिसाइड कर लिया मुझे डॉक्टर बनना है। अगेन आपको अगर डॉक्टर बनना है तो आपको हॉस्पिटल भी तो जाना पड़ेगा जॉब के लिए। आप जॉब को ज्वाइन करेंगे, आपको जॉब मिलना भी चाहिए, है ना, डॉक्टर बनने के बाद कि आपको जॉब मिल गया। नाउ अब आप क्या अपने जॉब को सही से कर रहे हैं, क्या आपकी ग्रोथ हो रही है उसमें? ऐसा तो नहीं कि आप बस ऑफिस में बैठे हैं और बैठ के वापस आ रहे हैं और आपके पास कोई क्लाइंट नहीं आ रहा, ऐसा तो नहीं है। तो वो जॉब की ग्रोथ डिसाइड करता है। अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी है तो आपको प्रमोशन दे दिया जाता है ना। और कुछ करियर में चेंजेस भी आपको लाने पड़ते हैं जिससे कि आपकी रेपुटेशन अच्छी रहे। लाइक अगर आप ढंग से ड्रेसअप होके नहीं जाएंगे तो शायद कोई आपको देखेगा भी नहीं कि इसकी कोई पर्सनैलिटी है और इसको कुछ आता भी होगा या नहीं। लेकिन वहीं आप अच्छे से ड्रेसअप होके बैठते हैं तो आपके पास क्लाइंट आना पसंद करते हैं, आपके पास बैठना पसंद करते हैं, आपको बार बार मिलना पसंद करते हैं। एंड देन जब आप कैरियर में चेंजेस आते जाते हैं, धीरे धीरे आप प्रमोट हो जाते हैं और लाइफ में एक ऐसा मोमेंट आता है जब आप रिटायर हो जाते हैं। सो ये बहुत सारी चीज़ें करियर में होती है। और इसमें करियर चॉइस और वो पूरा जो प्रोसेस सिलेक्शन का है कि आपको किस तरह से अपना करियर चूज करना है, कैसे सिलेक्ट करना है, ये सब करियर प्लानिंग के अंदर ही आता है। एक लाइफ टाइम पे जैसे कि मैंने बताया ऐसा होता ही है कि जब हमें लगता है कि हमें अब कुछ और करना है, अपने आप को किसी और तरीके से हम रीडिफाइन करना चाहते हैं। कई लोग जॉब छोड़ लेते हैं और कुछ और करना शुरू कर देते हैं। लाइक सपोज कोई आर्टिस्ट है, कोई पर्सन है जो जॉब करता है लेकिन उसको रियलाइज होता है कि वो पेंटिंग बहुत अच्छा करता है एंड उसको दुनिया अप्रिशिएट करती है, लोग ऑर्डर देते हैं, बट टाइम की वजह से वो बना के दे नहीं पाता। तो वो क्या सोचेगा, वो यही सोचेगा ना कि मैं अब ये प्रेजेंट जॉब छोड़ता हूँ और मैं वो वाला काम करता हूँ जहाँ मुझे लोग अप्रोच कर रहे हैं। तो वो जॉब छोड़ देता है एंड दूसरा रीडिफाइन कर लेता है अपने जॉब को। तो इसको बोलते हैं रीडिफाइन करना, कि स्विच ही कर देना पूरा जॉब। नाउ जो भी आप काम करें, मतलब जब भी करियर डेवलपमेंट की बात होती है तो सबसे पहली चीज़ आती है कि पर्सनल स्किल्स आपकी कैसी हैं, आपके एट्रीब्यूट्स क्या हैं, आप में क्या क्वालिटीज़ हैं, और कैसे ये जो आपकी स्किल्स हैं वो आपको कैसे आप जॉब दिलाने में हेल्प करेंगी। और इतने सारे करियर फील्ड है। लाइक कोई अगर प्रिसीजन में अच्छा है, सारी चीज़ को बड़ी प्रिसाइजली करता है, तो ऑब्वियसली वो बहुत अच्छा सर्जन बन सकता है। लेकिन कोई ज़रूरी थोड़ा ना कि वो सर्जन ही बनना चाहता हो सकता है वो एम्ब्रॉयडरी में चला जाए, क्योंकि एम्ब्रॉयडरी में भी प्रिसीजन की ज़रूरत होती है। बहुत सारे आर्ट एंड क्राफ्ट के काम होते हैं जिसमें प्रिसीजन की ज़रूरत होती है। इवन सर्जरी करते टाइम सही जगह पे कट लगाना, सही तरीके से सिलना, उसमें भी प्रिसीजन की ज़रूरत होती है। तो बहुत सारी चीज़ में प्रिसीजन की, तो स्किल क्या है, प्रिसीजन। आप अच्छे से किसी चीज़ को बहुत बारीकी से, बहुत सही से कर लेते हैं। नाउ उसके आगे आपको ये देखना है कि किन किन फील्ड्स में आपको प्रिसीजन की ज़रूरत पड़ेगी। जब आपको ये पता चल जाएगा उसके बाद आप ये चेक करेंगे कि आपका इंटरेस्ट किस में है। सपोज आप ब्लड नहीं देख सकते, ऑब्वियसली आप सर्जरी नहीं कर पाएंगे, आप सर्जन नहीं बन सकते इवन आफ्टर बीइंग अ वेरी प्रिसाइज इन पर्टिकुलर थिंग। नाउ अगर आप ये नहीं बन सकते तो आप प्रिसीजन और कहाँ कहाँ चाहिए, बाकी फील्ड्स के बारे में सोचेंगे। मे बी यू बिकम अ ड्रेस डिजाइनर, वेयर आप एम्ब्रॉयडरी की डिज़ाइंस क्रिएट कर सकते हैं, एम्ब्रॉयडरी करके अपने अंदर करने होने वाले लोगों को बता सकते हैं जो आपके अंदर काम करेंगे। सो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी होंगी। फिर जब आप ये चीज़ें कर लेते हैं तो देन आपको एक्सपीरियंस की ज़रूरत पड़ती है। आप कितने एक्सपीरियंस होल्डर हैं, आप जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस करेंगे उस फील्ड में उतना अच्छा है। अगेन किसी फील्ड को चूज करने से पहले, किसी भी फील्ड को चूज करने से पहले आपको ज़रूरी है कि आप उस फील्ड में जाएं, उस फील्ड में क्या वर्क है उसको देखें कि कैसे लोग उस फील्ड में काम करते हैं, एंड देन आप आगे बढ़ें। नाउ जब आपने ये फील्ड के वर्क को ध्यान से देख लिया और आप समझ गए कि कैसे करना है, तभी आप आगे का डिसाइड कर सकते हैं कि आपको करियर में क्या करना है। नाउ करियर काउंसलर की बात करते हैं। जो करियर काउंसलर्स होते हैं वो क्या करते हैं, करियर काउंसलिंग करते हैं स्कूल सेटिंग के बाहर भी। जरूरी करियर काउंसलर स्कूल सेटिंग के बाहर ही काउंसलिंग करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। इनका मेन फोकस ये होता है कि ये किसी भी इंडिविजुअल को करियर डिसाइड करने में हेल्प करें। जैसे कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले एक एग्जांपल दिया, उसी तरह से करियर काउंसलर भी करते हैं।
नाउ एक और टर्म है वोकेशनल काउंसलर्स। वोकेशनल काउंसलर्स क्या करते हैं? वोकेशनल काउंसलर्स जो होते हैं वो क्लाइंट की एजुकेशन को देखते हैं, उसकी ट्रेनिंग को देखते हैं, उसका पुराना वर्क एक्सपीरियंस क्या है उसको देखते हैं, देन क्लाइंट का इंटरेस्ट क्या है, उसकी स्किल्स क्या है, उसकी पर्सनैलिटी ट्रेट्स क्या है, इन सबको देखते हैं। अगर नहीं पता तो कुछ टेस्ट से पता लगाते हैं, जैसे एप्टीट्यूड टेस्ट हो गया, अचीवमेंट टेस्ट हो गया, ऐसे तरह तरह के टेस्ट होते हैं, उससे हम पता लगाते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, इवेल्युएट करते हैं क्लाइंट को, एंड देन उसी के बेसिस पे हम वर्क करते हैं कि वो इंडिविजुअल में और कौन से स्किल की ज़रूरत है और किस तरह से वो अपने ड्रीम जॉब तक पहुंच सकता है। तो हम उसके जॉब में कैसे उसको अप्लाई करना है जॉब के लिए ये भी हम बताते हैं, उसका जॉब को लोकेट भी हम कराते हैं। ये वोकेशनल काउंसलर का काम है सारा। मतलब वोकेशनल काउंसलर, क्योंकि वोकेशनल काउंसलर के बारे में बात कर रही हूँ, तो वोकेशनल काउंसलर क्या करेगा, उसका जॉब को लोकेट भी कराएगा, जॉब के लिए अप्लाई कैसे करना है वो भी कराएगा, उसको एनालाइज भी करेगा, उसको गाइड भी करेगा, उसके स्किल्स में भी काम करने के लिए बोलेगा उसको। तो बहुत सारी चीजें वोकेशनल काउंसलर करता है। नाउ कैरियर काउंसलर जो है ये भी सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं पर्सन को कि वो जॉब लॉस जिसको हो गया उसको, एंड देन किसी को जॉब स्ट्रेस बहुत होता है, उसमें भी करियर काउंसलर्स का काम होता है। और उसको जो भी ट्रांजिशन इश्यूज होते हैं, कभी कभी जॉब चेंज हो गया होता है, तब नहीं सेट हो पा रहा होता है इंसान, तो उसमें भी करियर काउंसलर का काम होता है। नाउ करियर गाइडेंस के बारे में बात करेंगे। करियर गाइडेंस का क्या मतलब होता है? करियर गाइडेंस जो होता है वो रिफर होता है उस सर्विसेज और एक्टिविटीज को लेकर जिसमें अगेन वो असिस्ट करता है किसी भी इंडिविजुअल को, चाहे वो कोई भी एज ग्रुप का बंदा हो, उसको वो असिस्ट करता है और उनके लाइफ की हर एक चीज को जानने की कोशिश करता है। उसको कौन सी ट्रेनिंग चाहिए, उसके ऑक्यूपेशनल चॉइस क्या होनी चाहिए, उसकी एजुकेशनल चॉइस क्या होनी चाहिए, इस बारे में करियर गाइडेंस दी जाती है। और इसी के हिसाब से वो अपने करियर को मैनेज करना शुरू करता है। ये जो जितनी भी सर्विसेज हैं ये स्कूल में भी मिलती हैं, यूनिवर्सिटीज़ में भी मिलती हैं, कॉलेजेस में भी मिलती हैं, कुछ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस भी देते हैं। देन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट सर्विसेज जो होती हैं ये भी करियर गाइडेंस की देती हैं सर्विसेज। वर्कशॉप्स भी लगाई जाती हैं कई जगह पे, वॉलंटरी वर्कशॉप्स होती हैं, कई लोग जो करियर गाइडेंस वाले होते हैं मिलके लगा लेते हैं इकट्ठा कहीं पे। देन कम्युनिटी में भी लगाई जाती है, कम्युनिटी सेक्टर में भी होती है। देन प्राइवेट सेक्टर में भी ऐसी वर्कशॉप्स लगाई जाती हैं, सो दैट जिसको चेंज करना है या जिसको लगता है कि अपने करियर से कुछ मुझे करना है तो वो इन ऐसी वर्कशॉप्स को ज्वाइन कर सकता है, अपने बारे में बहुत कुछ जान सकता है। जो एक्टिविटीज की जाती हैं ये इंडिविजुअल लेवल पे भी कर सकते हैं एंड ग्रुप लेवल पे भी कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि सामने वाला कितना चार्जेस देने के लिए विलिंग है, क्योंकि हर एक सर्विसेज का चार्ज अलग अलग होता है, फेस टू फेस अलग अलग होता है, डिस्टेंस अलग अलग होता है। नाउ डिसीजन मेकिंग के बारे में बात करें थोड़ी सी, वैसे तो इसका अलग से एक वीडियो बनाऊंगी जो बहुत बड़ा है, जिसके बारे में बहुत डिटेल बताया हुआ है, बट डिसीजन मेकिंग है क्या ये हमें पता होना चाहिए इससे पहले कि वो नया वाला वीडियो हम आगे पढ़ें, जिसका सेपरेट वीडियो बनेगा। डिसीजन मेकिंग होता है एक मेंटल प्रोसेस होता है। मतलब कभी कभी क्या होता है हम लोग डिसीजन नहीं ले पाते अपने बारे में, है ना। बहुत सारी अपनी लाइफ में ऐसी चीजें होती हैं जिसके बारे में हम चाहते हैं लेना बट हम नहीं ले पाते, तो वो एक कॉग्निटिव प्रोसेस है। कॉग्निटिव प्रोसेस मतलब मेंटल प्रोसेस है जिसमें हमें बहुत इंटेंस थिंकिंग करनी पड़ती है, बहुत डीपली सोचना पड़ता है, तब जाके हम कुछ डिसाइड कर पाते हैं। और इससे क्या होता है कि हम कोर्स ऑफ एक्शन क्या करना है उसको हम सिलेक्ट कर पाते हैं कि हमें अब आगे, अगर हम डिसाइड कर पाएंगे तभी तो हम क्या आगे एक्शन लेना है उसके बारे में सोच पाएंगे, और बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स भी हम सोच पाएंगे, और एक फाइनल चॉइस भी प्रोड्यूस कर पाएंगे कि भाई हाँ मैंने ये सोच लिया, हर एक सोल्यूशन के बारे में सोच लिया, अब इस सोल्यूशन से मुझे ये ज़्यादा फायदा, दैट इज व्हाई आई एम गोइंग टू टेक दिस डिसीजन। तो ये ऐसा इस तरह से होता है। अगेन जो भी हमें आउटपुट मिलेगा डिसीजन लेने से वो क्या होगा, वो ऑब्वियसली हमारी चॉइस ही तो होगी, हमारा ही तो ओपिनियन होगा। मैं इस पे अब ज़्यादा नहीं जाऊंगी क्योंकि मैंने तो यही टॉपिक खत्म करा दूंगी, तो मैं डिसीजन का। काउंसलिंग में आ रहे हैं हम वापस। काउंसलिंग की अगेन डेफिनेशन मैं पहले बता चुकी हूँ, फर्स्ट पैराग्राफ इन्होंने पहले भी ऊपर डाला हुआ था, तो फर्स्ट पैराग्राफ को मैं रिपीट नहीं कर रही हूँ, मैं आगे चल रही हूँ। थोड़ा सा रफ आपको एक आइडिया दे दूँ। इसमें यही बता रहे हैं कि एक साइकोलॉजिकल वेलबींग के लिए हम क्लाइंट के लिए करते हैं, वो अपनी फुल पोटेंशियल तक पहुँच जाए इसलिए हम करते हैं, उसकी पर्सनल ग्रोथ हो, डेवलपमेंट हो, सेल्फ अंडरस्टैंडिंग हो, और हम उसको एम्पावर कर सके, कंस्ट्रक्टिव लाइफ जी सके, ये काउंसलिंग होती है। देन अगेन काउंसलिंग में हम
पर्सन टू पर्सन अप्रोच लगाते हैं। जो काउंसलर होता है वो हेल्प करता है क्लाइंट को कि वो काउंसलर के साथ मिलके अपनी डिफ़िकल्टीज, अपने पेनफुल इमोशंस को बाहर निकाले, डिस्कस करे। काउंसलर के साथ क्लाइंट डिस्कस करे अपने क्या बिहेवियरल डिफिकल्टी आ रही है, क्या रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कोई और डिफिकल्टी आ रही है, वो सब वो काउंसलर से डिस्कस कर सकते हैं। काउंसलर हेल्प करते हैं उन्हें सॉर्ट करने के लिए प्रॉब्लम। ये जो काउंसलिंग है तरह तरह से हेल्पफुल होती है, जैसे कि ये क्लियर अंडरस्टैंडिंग अपने बारे में कराने में बहुत हेल्पिंग होती है। मतलब आप काउंसलर के पास जाते हैं तो वो आपको समझाता है कि कैसे क्लियरली सोचो, क्या नहीं हम देख पाए, मतलब क्लाइंट क्या नहीं देख पाया अपनी लाइफ में, वो चीज़ दिखाता है काउंसलर। हेल्प करता है कि वो नई स्किल्स एक्वायर कर ले, अपने पर्सनल और एजुकेशनल इश्यूज को सही से मैनेज कर सके, है ना। ये काउंसलर का काम होता है। और हम डिफरेंट पर्सपेक्टिव भी दिखाते हैं। कभी मोस्ट ऑफ द टाइम मेरे साथ जब क्लाइंट आते हैं तो वो कहते हैं अरे हमने तो इस बारे में इस एंगल से सोचा ही नहीं था, हमने तो इस तरह से सोचा ही नहीं था। तो ये होता है पर्सपेक्टिव चेंज करना, डिफरेंट पर्सपेक्टिव से उसी सिचुएशन को दिखाना, सो दैट वो उसको रैशनली समझ सके प्रॉब्लम को। ये हमें बताना पड़ता है। उनको क्रिएटिव सॉल्यूशंस निकाल सके अपनी प्रॉब्लम का, वो भी हमें बताना होता है। वो बहुत सारी प्रॉब्लम्स बताते हैं एंड देन हमें उसके बारे में भी बताना होता है। नाउ आगे का हम देखेंगे। इसमें बहुत सारा, जब क्लाइंट आता है काउंसलर के पास तो वो बहुत सारे अपने थॉट्स एंड फीलिंग्स को लेकर आता है, और वो अपने सारे बहुत सारी ऐसी चीज़ों के बारे में बताता है जो हमें जानकर उसके बारे में बहुत कुछ पता चलता है। सो अपनी थॉट्स एंड फीलिंग्स जब हम किसी के साथ शेयर करते हैं जो हमारे साथ पर्सनली इन्वॉल्व नहीं है, तो हम उससे खुल के वो चीज़ें बता देते हैं। क्योंकि कोई किसी और इंसान के साथ करते हैं जो हमें जानता है पर्सनली, तो हम क्या होता है क्लाइंट के साथ कि अरे ये सामने वाला मुझे जज करेगा, ज़िंदगी भर जज करेगा, इसीलिए वो उनसे शेयर करना पसंद नहीं करते। तो कहाँ वहाँ पे कौन यूज़फुल होता है? काउंसलर यूज़फुल होता है। नाउ कुछ एथिक्स हैं जो हमें फॉलो करने होते हैं क्लाइंट काउंसलर को। कॉन्फिडेंशियलिटी, सबसे पहली बात। कॉन्फिडेंशियलिटी मतलब किसी भी हालत में क्लाइंट की इन्फॉर्मेशन किसी और को ना दी जाए। हर एक इन्फॉर्मेशन जो क्लाइंट ने हमें दी है वो हमारे लिए कॉन्फिडेंशियल मटेरियल होता है। जो भी कंसल्टेशन किया गया है उसके वो बेस्ट प्रैक्टिस यही होती है कि हम उसको अच्छे से देखें, लेकिन हम उसको किसी से शेयर ना करें। जो भी मीटिंग हमारी क्लाइंट के साथ हो रही होती है तो हमारा मेन होता है कि बेस्ट पॉसिबल असेसमेंट हम करें और इंटरवेंशन प्लान बढ़िया सा बनाएं। लेकिन उसकी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है उसको आइडेंटिफाई करके अगर वो हम छुपा सकते हैं, हम हटा सकते हैं, तो हमें हटा देना चाहिए, सिर्फ वो हमारे तक रहनी चाहिए। देन काउंसलिंग में कॉन्फिडेंशियल मीटिंग्स जो होती हैं वो ऐसी जगह पे होती हैं जहाँ पे कोई शांत सी जगह हो, जहाँ पे लोगों का ज़्यादा आना जाना ना हो। कोड ऑफ कंडक्ट हमें पता होना चाहिए कि हम किस हद तक क्लाइंट से बातचीत कर सकते हैं, किस हद तक। टचिंग बिल्कुल अलाउड नहीं होती काउंसलिंग में, इसलिए डोंट ट्राई टू टच एनी क्लाइंट। दूर से बात की जाती है और उसको बहुत रेस्पेक्टफुली ट्रीट किया जाता है। तो डोंट थिंक दैट हगिंग एंड ये सब करना और टच करना और पैटिंग करना ये इसमें नहीं आता, दैट इज़ अनएथिकल। तो वो चीज़ हम नहीं कर सकते। सो ये मॉरली हमें बहुत करेक्ट होना पड़ता है जब हम फेस टू फेस काउंसलिंग कर रहे होते हैं। नेक्स्ट जो चीज़ है वो है रिस्ट्रिक्शंस ऑन द रिलीज ऑफ द इंफॉर्मेशन। हम क्लाइंट की इंफॉर्मेशन उसकी परमिशन के बिना किसी को नहीं दिखा सकते, एक्सेप्ट उन कंडीशन में जब सर्कमस्टेंसेज ऐसी हैं, रेयर सर्कमस्टेंसेज होती है, अनयूजुअल सर्कमस्टेंसेज होती है, जहाँ क्लाइंट खतरे में है या क्लाइंट की वजह से कोई और खतरे में पड़ सकता है। एट दैट मोमेंट वी कैन डू दैट। इवन जब पुलिस केस होता है या कुछ ऐसे गवर्नमेंट कोई इशू होता है तब हमें रिलीज करना होता है उनकी इन्फॉर्मेशन, अदरवाइज वी कैन नॉट डू दैट। क्लाइंट जो होता है अगेन वो फ्री होता है अपनी इस बारे में कि वो अपनी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन देना चाहता है कि नहीं। वो अगर वो हमसे अपनी कोई कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन के बारे में हमसे सवाल पूछना चाहता है कि आप क्यों हम मेरे से इन्फॉर्मेशन ले रहे हो और कहीं कोई देखेगा तो नहीं, कोई पढ़ेगा तो नहीं, आपको उसको क्लैरिफाई करना होगा कि भाई आपकी इन्फॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल रहेगी, ये सिर्फ मेरी इन्फॉर्मेशन के लिए है, सो दैट मुझे याद रहे आप कौन है और आपकी क्या स्टोरी थी, सो दैट आगे भी जब आप आए मेरे पास तो मुझे चीज़ें रिकॉल हो जाएं जल्दी से। सो इस तरह का रीजनिंग देना पड़ता है एंड दे अंडरस्टैंड वेरी वेल। अभी रिसेंटली मेरे साथ भी हुआ था, एक क्लाइंट ने मुझे ऐसे ही बोला था कि मैम आप मुझसे इतना डिटेल क्यों पूछ रहे हो, मेरा नाम, मेरी एज, मेरा एड्रेस, मेरा ऑक्यूपेशन, मेरी एजुकेशन क्यों पूछ रहे हो।
तो मैंने उनको बताया कि मैंने इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि सेम नाम के बहुत सारे क्लाइंट्स आते हैं, एंड अगर मैं आपका नहीं लिखूंगी तो मैं भूल जाऊंगी कि आप कौन थी, और आप में मिक्सअप कर सकती हूँ, क्योंकि जब क्वांटिटी ज़्यादा होती है तो क्वालिटी में फ़र्क ना आए, तो ये चीज़ मुझे हेल्प करेगी क्वालिटी देने में। सो इस तरह से क्लाइंट को हमें समझाना पड़ता है। नाउ काउंसलिंग प्रोसेस में क्या होता है, काउंसलिंग प्रोसेस जो होता है वो डिपेंड करता है कुछ चीज़ों पे। एक तो इंडिविजुअल काउंसलर पे डिपेंड करता है कि काउंसलर किस तरह के क्वालिटीज़ का है। सेकंड, जो क्लाइंट है वो कैसा है, और जो इशू लेके आया है वो कौन सा इशू है। अब जब काउंसलिंग प्रोसेस होता है उसमें हमें क्या क्या देखना है, एक तो क्या क्या करना है। पहली चीज़, हम उसका बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन करते हैं, यानी कि जैसे मैंने बताया उसका नाम, उसका फैमिली मेम्बर्स में कौन कौन है, किसने भेजा उसको, उसकी एज क्या है ना, और उसका ऑक्यूपेशन क्या है, उसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, कहाँ से आया है, और उसको क्या कंप्लेंट है, ये सारी चीज़ें बेसिक इन्फॉर्मेशन में आ जाएंगी। उसके भाई बहन कितने हैं, ये सब फैमिली मेम्बर्स। आइडेंटिफिकेशन ऑफ कोर इशू, क्या कंप्लेंट लेके आया वो लिख देंगे। देन केस फॉर्मुलेशन, जो उसको प्रॉब्लम बता रहा है वो हम सब लिखते जाएंगे, नोट डाउन करते जाएंगे शॉर्ट में। एंड देन गोल सेटिंग फॉर द थेराप्यूटिक प्रोसेस, जो उसकी प्रॉब्लम होगी उसके बेसिस पे हम फिर उस गोल सेट करेंगे कि क्या इश्यूज हैं और उसको कैसे सेट करना है। देन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंटरवेंशन, जब हमने डिसाइड कर लिया क्या हमारा गोल है तो हम सोल्यूशन को इम्प्लीमेंट करेंगे। देन इवेल्युएशन ऑफ द इंटरवेंशन, जब हमने वो सोल्यूशन अप्लाई कर दिया अब हम चेक करेंगे क्या उससे फायदा क्या हुआ क्लाइंट को, एंड देन अगर उसको फायदा हो गया तो क्लोजर हो जाता है, खत्म हो जाता है काउंसलिंग का प्रोसेस। अगेन, खत्म होने का मतलब ये नहीं कि आपने नाता छोड़ दिया, आपने रिश्ता तोड़ दिया और आप भाग गए, ऐसा नहीं होता। कभी कभी क्या होता है काउंसलिंग में जो चीज़ें आपको देखना है वो ये, पहली चीज़, कभी कभी तो क्लाइंट इतना समझदार होता है कि वो आता है, आपको अपने कंसर्न्स को सुनाता है और अपने प्लान भी बताता है कि मैं ये कोर्स ऑफ एक्शन लेना चाहता हूँ। वो सिर्फ टेली करने आता है हमारे पास, उसको फर्दर काउंसलिंग की जरूरत नहीं होती, एक टाइम की काउंसलिंग होती है। वो बता देता है, शेयर कर लेता है, हामी भरवा लेता है और उसको लगता है कि सब कुछ ठीक है, तो वो बस डन हो जाता है, एक ही सेशन में डन हो जाता है। कुछ में क्या होता है, कुछ अपॉइंटमेंट्स ऐसे होते हैं जिसमें हमें एक्सप्लोर करना होता है इश्यूज को अच्छे से, तो हमें कई बार अपॉइंटमेंट देना पड़ता है। और ये जो अपॉइंटमेंट है क्लाइंट खुद से नहीं, काउंसलर उसको एडवाइस करता है लेने के लिए। थर्ड ऑल्टरनेटिव होता है कि कभी कभी काउंसलर को किसी और के पास रिफर करना पड़ता है, सिंस वो प्रॉब्लम जो है वो काउंसलर के हाथ से निकल गई होती है, या काउंसलर को लगता है कि ये आई एम नॉट द राइट पर्सन टू हैंडल दिस क्लाइंट, तो ऐसा भी करना होता है। कई बार मेरे पास भी ऐसे आते हैं जिनको मैं साइकियाट्रिस्ट को रिफ़र कर देती हूँ जब मुझे लगता है कि नहीं इनको मेडिसिन की ज़रूरत है, ये बिना मेडिसिन के काम नहीं कर पाएंगे। सो मैं उनको ये भी बोल देती हूँ कि हो सकता है अगर आप अगले सेशन तक इम्प्रूवमेंट नहीं दिखाती हैं तो मैं आपको साइकियाट्रिस्ट के पास भेजूंगी एंड यू नीड मेडिसिन। सो इस तरह से उनकी साइकियाट्रिस्ट के पास भेजने के लिए भी काउंसलिंग ज़रूरी होती है, क्योंकि उनको लगता है कहीं हम पागल हैं क्या हमें साइकियाट्रिस्ट के पास भेज रहे हैं, ऐसा नहीं होता। सो उसके लिए भी हमें बहुत एफर्ट्स उठाने होते हैं, कभी कभी नहीं जाता क्लाइंट। नाउ नेक्स्ट स्टेप इज डिफरेंट काउंसलिंग अप्रोचेस। काउंसलिंग अप्रोचेस अलग अलग होती है, लाइक जैसे कभी कभी किसी के ऊपर पर्सन सेंटर्ड काउंसलिंग लग रही है, किसी में एग्जिस्टेंशियल लग रही है, किसी में सीबीटी लग रहा है, किसी में आरईटी लग रहा है। तो बहुत तरह तरह की जो हमने अप्रोचेस पढ़ी हैं उन सबका कॉम्बिनेशन भी कभी कभी लगाना पड़ता है। तो डिपेंड करता है क्लाइंट जो आया है वो किस कैटेगरी का आया है, उसमें बिहेवियरल प्रॉब्लम है या कॉग्निटिव प्रॉब्लम है, किस तरह की प्रॉब्लम है, उसके बेसिस पे हम अलग अलग अप्रोचेस लगाते हैं। कभी कभी मिक्स्ड जो एक्लेक्टिक अप्रोच होती है वो भी लगानी पड़ती है। नाउ नेक्स्ट है लेंथ ऑफ काउंसलिंग। काउंसलिंग कितनी लंबी होनी चाहिए, इसके लेंथ ऑफ ट्रीटमेंट जो है वो बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है, जैसे कि प्रॉब्लम कितनी सीवियर है, क्लाइंट कितना मोटिवेटेड। कभी कभी होता है क्लाइंट को धक्के मार के भेजा जाता है, घर वाले भेजते हैं जा काउंसलिंग करा, ऐसे नहीं चलेगा। कई बार ये क्लाइंट खुद खुशी से आता है कि भाई आई वांट टू बी नॉर्मल, मुझे अब जीना है ढंग से, तो आप मेरी काउंसलिंग करो। तो मोटिवेशन क्या है क्लाइंट का वो भी डिपेंड करता है। देन किस तरह की प्रॉब्लम्स है, कोई एक ही प्रॉब्लम है या बहुत कुछ और ज़्यादा प्रॉब्लम लेके आ रहा है, या फिर प्रॉब्लम जो है वो किस तरह की प्रॉब्लम है ये। एंड देन क्लाइंट की एज क्या है, यंग होते हैं, एनर्जेटिक होते हैं, जल्दी फॉलो करते हैं, ज़्यादा एज हो जाती है तो जिद्दी से हो जाते हैं, और बुजुर्ग होंगे तो और जिद्दी होंगे, बात नहीं सुनेंगे, मानेंगे नहीं, फॉलो नहीं करेंगे, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। हमारा जो मेन फोकस होता है वो क्या होता है, हमें प्रॉब्लम पे ध्यान देना है, उसको एड्रेस करना है
शॉर्ट ट्रीटमेंट पॉसिबल है तो वो बताना है, वो भी सजेस्ट करना है। और ज़्यादातर जो ट्रीटमेंट है उसमें खास तौर से सबसे ज़्यादा टाइम जिस ट्रीटमेंट में लगता है वो इमोशनल इंजरीज वाले ट्रीटमेंट में लगता है। जो इमोशनली बहुत इंजर्ड है इंसान, जिसके साथ कुछ बहुत ज़्यादा गलत हुआ हो, उसको हैंडल करने में बहुत लंबा टाइम लग जाता है। नाउ कमिंग टू गाइडेंस, ये लास्ट टॉपिक है आज के वीडियो का, जो इतना सा बचा है बस, तो हैव पेशेंस, शांति से सुनिए आराम से। आई एम ट्राइंग टू मेक इट एज इंटरेस्टिंग एज पॉसिबल। गाइडेंस, नाउ गाइडेंस का क्या पर्पस होता है? गाइडेंस का अगेन ये फर्स्ट लाइन वही उन्होंने पहले की दे दिया है। गाइडेंस का पर्पस होता है कि लर्न करना, क्लाइंट को लर्न करवाना अपने एक्सपीरियंसेस से, कि वो अपनी नॉलेज को एक्वायर करे, ऐसी स्किल एक्वायर करे, ऐसी कॉम्पिटेंसी एक्वायर करे जो उसके पर्सनल एजुकेशन करियर डिसीजन में उसको हेल्प करे। तो उसकी एक्चुअली ग्रोथ हम करवाते हैं स्किल्स में, कॉम्पिटेंसी में, नॉलेज में। और इन तीनों के होने से क्या होता है कि उसकी पर्सनल एजुकेशन और करियर ग्रोथ हो जाती है ऑटोमेटिकली। गाइडेंस में जो चीज़ें इंक्लूड होती हैं, कहाँ कहाँ ये ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि एजुकेशनल गाइडेंस एंड काउंसलिंग के अलावा ये बाकी सर्विसेज जो हैं ट्रेन्ड प्रोफेशनल्स भी लेते हैं और यूज़ करते हैं। वो कौन कौन से लोग हैं, कहाँ कहाँ यूज़ होती है ये गाइडेंस की सर्विस? पहला है HRD वर्क, जो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट वर्क होता है, वहाँ पे यूज़ होती है गाइडेंस। देन असेसमेंट प्रोसेसेस एंड अप्रेजल बाय मैनेजर्स, मैनेजर जब असेस करते हैं, सारे जितने भी एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको असेस करते हैं, उसमें भी ये गाइडेंस वाला कोर्स यूज़ होता है। और किसको आगे बढ़ाना है, किसको प्रमोट करना है, किसकी तनख्वाह बढ़ानी है, किसकी नहीं बढ़ानी, वो भी मैनेजर इसी के बेसिस पे करता है। देन एडवाइस एंड गाइडेंस फ्रॉम मैनेजर्स, मैनेजर्स से जो एडवाइस एंड गाइडेंस आप लेने जाते हैं वो भी इसी प्रिंसिपल के बेसिस पे होती है, गाइडेंस के। देन एडवाइस एंड गाइडेंस फ्रॉम शॉप स्टीवर्ड और अदर ट्रेड यूनियन रिप्रेजेंटेटिव, एडवाइस और गाइडेंस जो है, ये जो जितने रिप्रेजेंटेटिव बताए ना ट्रेड यूनियन वाले, ये लोग भी लेने के लिए आते हैं। Then guidance, which is a part of educational or training courses both in service और provided externally। तो जो educational और training courses हैं उनके लिए भी guidance की ज़रूरत पड़ती है। कहाँ कहाँ देखो guidance की ज़रूरत पड़ रही है। Then peer guidance and counseling carried out by fellow employees etc। fellow employees भी कुछ ऐसे guidance and counseling के ऐसे guidance के चीज़ें करते हैं अपने साथ के लोगों के लिए, ये भी देखा गया है। Then mentoring by appointing a more experienced person who can listen, advise and give feedback when the mentee asks for this। मेंटोर के पास जब आप जाते हो तो मेंटोर जो होता है वो मेंटी को एडवाइस करता है, वो ध्यान से सुनता है, फिर एडवाइस करता है, फिर जो भी उसने एक्शन किया उसका फीडबैक भी देता है। इसमें भी ये गाइडेंस का काम आता है। देन सेल्फ असेसमेंट मेथड्स जो होते हैं उसमें भी गाइडेंस हेल्प करती है। देन इंफॉर्मेशन रिसोर्स सच एज करियर लाइब्रेरीज, यहाँ पे भी गाइडेंस का बहुत बड़ा रोल है। टेलीफोन हेल्पलाइंस जो होती हैं वहाँ पे भी गाइडेंस यूज़ की जाती है। तो ये जितने भी फील्ड बताए हैं वहाँ पे सब जगह गाइडेंस का रोल है, यानी कि ये इन फील्ड्स में गाइडेंस वाले कोर्स के लोगों की ज़रूरत होती है। Now activities of guidance that can be carried out or organized by employers include, जो employers होते हैं, employers मतलब जो नौकरी दे रहे हैं, वो कौन सी एक्टिविटीज़ करते हैं लोगों के लिए, अपनी एम्प्लॉयज़ के लिए, वो बताया जा रहा है। गिविंग इन्फॉर्मेशन ऑन लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़, एम्प्लॉयर्स ये भी इंफॉर्मेशन देते हैं कि कौन कौन सी ऐसी जगह है जहाँ से उनके एम्प्लॉयज़ सीख सकते हैं। गिविंग एडवाइस ऑन द चॉइस ऑफ लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़, कौन सी फी कहाँ से, कौन से सेंटर से लेना है, ट्रेनिंग लेनी है, वो भी बताया जाता है। एम्प्लॉयर ये भी चीज़ बताते हैं कौन सा सेंटर अच्छा है किसी चीज़ को सीखने के लिए, उसकी भी एडवाइस देते हैं। असेसिंग दी एजुकेशन एंड ट्रेनिंग नीड्स ऑफ इंडिविजुअल एम्प्लॉयज़, हर एक इंडिविजुअल की कैसी ट्रेनिंग नीड्स हैं, कौन से एम्प्लॉय को ज़्यादा ज़रूरत है ट्रेनिंग की, किसको एजुकेशन की ज़रूरत है ज़्यादा, उसको भी असेस करते हैं एम्प्लॉयर्स इसी गाइडेंस की हेल्प से। देन काउंसलिंग टू एग्जामिन बैरियर्स टू लर्निंग एंड वेज टू ओवरकम दीज, एम्प्लॉयर्स ये भी देखते हैं कि कैसे उनके बैरियर्स क्या हैं, क्यों नहीं सीख पा रहे उनके एम्प्लॉयज़, वो उसके लिए भी वो करते हैं। एंड देन जो भी बैरियर सामने आते हैं उनको कैसे ओवरकम करना है, वो उसमें भी इन्हीं का हाथ होता है। देन कैरियर्स एजुकेशन
in the sense of suitable courses to help employees progress within the firm. अब ऐसी एजुकेशन भी दी जाती है कि वो ऐसे कोर्सेज करें जिसमें एम्प्लॉय उसी फर्म में रहते हुए बहुत आगे प्रोग्रेस कर जाए. देन रेफरल टू अदर एजेंसीज इंक्लूडिंग प्रोफेशनल गाइडेंस सर्विसेज. जब एम्प्लॉयर्स को लगता है कि नहीं मेरे गाइड करने से काम नहीं चल रहा, तो वो क्या करते हैं, वो प्रोफेशनल गाइडेंस सर्विसेज की तरफ उनको डाइवर्ट कर देते हैं. बोल देते हैं जाके गाइडेंस सर्विसेज जो डिपार्टमेंट है बाहर से अलग से तुम वहाँ से पूछ के आओ अपने बारे में. Then next है feedback to learning providers on courses needed and suitability of those already on offer. जो भी courses provide कर रहे हैं या ऐसे courses जो उन्हें अभी मिल रहे हैं उसका feedback ये लेते हैं. जो भी सीख के गए हैं कोई पर्टिकुलर कोर्स उसका फीडबैक लेना, एंड क्या कौन से कोर्सेज की ज़रूरत है उसका फीडबैक लेना, एंड देन जो ऑफर में है वो कितना उनके लिए सुटेबल है, ये सब एम्प्लॉयर करता है. नेक्स्ट है फॉलो अप टू फाइंड आउट व्हाट डिसीजंस वर टेकन. ये भी पता लगाना कि क्या डिसीजंस लिए गए हैं, एंड व्हाट प्रोग्रेस वाज मेड बाय द इंडिविजुअल एम्प्लॉइज. और कितनी प्रोग्रेस हो गई है किसी इंडिविजुअल एम्प्लॉय की. हर एक इंडिविजुअल एम्प्लॉय की देखता है वो प्रोग्रेस की ये कोर्सेज करने से क्या क्या फ़ायदा हुआ है एम्प्लॉय को. तो फ्रेंड्स दिस वाज ऑल अबाउट गाइडेंस एंड काउंसलिंग. करियर प्लानिंग जो है वो नेक्स्ट वीडियो में आप सुनेंगे और समझेंगे. बहुत इजी सा था चीज़. वैसे तो ये ऐसी चीज़ है जो आप कई बार सुन चुके होंगे अलग अलग वीडियोस में, आज फिर एक बार सुन ली. बट ये जो चीज़ें अभी बताई गई हैं वो बेसिकली करियर को लेकर बताई गई हैं, तो इसीलिए ये थोड़ा डिफरेंट है. आई होप आपको मेरे वीडियोस पसंद आते होंगे. अगर ऐसा है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर करें इन वीडियोस को, सो दैट सबको हेल्प हो सके. और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को. मेंबरशिप भी ले सकते हैं, कई लोगों ने मेंबरशिप भी ली है, जिससे फ़ायदा ये होगा कि आप मुझे डायरेक्टली फ़ोन पे कांटेक्ट कर सकते हैं. जिन अदरवाइज आपको ईमेल के थ्रू बात करनी होगी मुझसे, और ईमेल के थ्रू कंडीशन इज़ दैट कि समटाइम्स आई स्किप ईमेल्स और कभी स्पैम में चला जाता है, कभी कुछ. तो बहुत सारे रीज़न होते हैं कि आपका मैसेज मुझे टाइम से नहीं मिल पाएगा. तो जब भी अगर आप मेरी मेंबरशिप ले लेते हैं तो प्लीज़ मुझे एक बारी किसी तरह से मैसेज में या कमेंट में डाल दें कि आई हैव टेकन योर मेंबरशिप. आई विल क्रॉस चेक एंड देन आई विल अप्रोच यू हाउ टू कॉन्टैक्ट मी. सो आई होप आपको मेरे ये वीडियोस पसंद आते होंगे, और अगर ऐसा है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करते रहें. Take care of yourself. Thanks for watching.